Hello everyone, welcome to our online learning platform. Today we are going to discuss chapter 1 of grade 10 political science, power sharing. In this chapter we have to discuss about two countries, Belgium and Sri Lanka, and we also discuss their population composition, religious composition, and we also know in this chapter about majoritarianism. What is this? And what is power sharing? Why power sharing is desirable? Forms of power sharing. First of all, we are going to discuss about ethnic composition of Belgium. Okay. First, we discussed about something about Belgium. Okay. Belgium is a small European country with a diverse population divided by language and region. बेल्जियम जो है वो एक छोटा सा यूरोपियन कंट्री है जो डिवाइड है, इसका पॉपुलेशन जो है डिवाइड किया है लैंग्वेज और रीजन के बेसिस पे. ओके. In Belgium, 59% people speak Dutch and live in Flemish region. 49% people speak French and live in Wallonia region, and 1% German speaking populations. Okay. Brussels is the capital of Belgium. Brussels क्या है? कैपिटल है बेल्जियम का. About 80% people speak French and 20% speak Dutch. ब्रुसेल्स में क्या है, 80% जो पीपल हैं वो फ्रेंच बोलते हैं और 20% क्या बोलते हैं, डच बोलते हैं. ठीक है. डच स्पीकिंग पीपल जो है वो कंट्री में मेजोरिटी में है बट ब्रुसेल्स में माइनॉरिटी में है. ओके. और फ्रेंच स्पीकिंग पीपल enjoy more advantage in ब्रुसेल्स. अगर मेजोरिटेरियनिज्म गवर्नमेंट होगा तो जो जहां मेजोरिटी में रहेगा वो वहां पे ज्यादा पावर एक्सरसाइज करेगा. आगे इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे मेजोरिटिज्म के बारे में भी. अभी दूसरा है जो कंट्री को पढ़ना है इस चैप्टर में, वो श्रीलंका के बारे में पढ़ना है. ठीक है. श्रीलंका को तो आप लोग जानते ही हैं, हमारा नेबरिंग कंट्री है. ठीक है. कहाँ पे है ये? साउथ एशिया में है. इसका पॉपुलेशन क्या है श्रीलंका में? 74% जो पीपल हैं वो जो है वो सिन्हाला स्पीकर्स हैं. ठीक है. और ज्यादातर इनका जो ये है रिलीजन है जो वो बुद्धिज्म है. जो बुद्धिज्म फॉलो करते रिलीजन उनको बुद्धिस्ट बोलते हैं. 18% जो है तमिल स्पीकिंग पीपल हैं. तमिल हैं जो दो टाइप के तमिल हैं. एक श्रीलंका में पहले से तमिल हैं वो 13% है, और जो जो तमिल को भारत से ले गया था, ब्रिटिश जो लेके गए थे, वो 5% है. 7% जो है वो क्रिश्चियन हैं जो तमिल और सिन्हाला दोनों बोलते हैं. ठीक है. ओके. नाउ अब आप पढ़ोगे. अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है आया ना, मेजोरिटेरिज्म इन श्रीलंका. तो मेजोरिटेरियनिज्म क्या होता है? वो एक टर्म है, इसको यूज किया जाता है कि ऐसा सिस्टम जहां पे मेजोरिटी में जो पॉपुलेशन है वो रूल करता है, वो डोमिनेट करता है पावर को. ठीक है. और माइनॉरिटी को इग्नोर कर दिया जाता है. इसको क्या बोलते हैं? मेजोरिटेरियनिज्म इज अ सिस्टम इन विच मेजोरिटी ऑफ द पीपल रूल एंड माइनर्स वेयर इग्नोर्ड. ओके. जो ज्यादा पॉपुलेशन में है वो शासन करेंगे और जो माइनर्स है उनको शासन करने नहीं दिया जाएगा. ठीक है. मेजोरिटी का मतलब यही है. श्रीलंका जो है वो 1948 में इंडिपेंडेंट हुआ था. हम लोग इंडिपेंडेंट कब हुए थे? इंडिया का इंडिपेंडेंस 1947 में हुआ था. उसके 1 ईयर बाद 1948 में श्रीलंका इंडिपेंडेंट हुआ. ठीक है. तो सिन्हाला मेजोरिटी ट्राई टू डोमिनेट पॉलिटिक्स थ्रू मेजोरिटेरिज्म. वहां पे सिन्हाला जो है वो ज्यादा पॉलिटिक्स, ज्यादा पावर में थे, ज्यादा मेजर पॉपुलेशन में थे, तो सोचे थे कि ये पावर में आ जाए, पॉलिटिकल पॉलिटिकल पावर ले लें.
अब पढ़ना है स्टेप्स टेकन टू स्टेबलिश सिन्हाला सुपरमेसी। अब सिन्हाला का सुपरमेसी को के लिए क्या क्या स्टेप लिए गए उसको पढ़ना है। सुपरमेसी का मतलब क्या होता है कि सुप्रीम पावर में कौन है। सुप्रीम पावर मतलब ज्यादा, मतलब जो गवर्नमेंट में हो, जो ज्यादा, मतलब जो इसका पावर सब कोई माने। ठीक है, दिस इज कॉल्ड दिस, दैट्स व्हाई दिस टर्म इज यूज्ड एज सुप्रीमेसी ऑफ पावर। पावर, सुप्रीम पावर जिसके पास हो। तो सिन्हाला पीपल ने क्या किया, तो पहले एक एक्ट लाया था 1956 में, सिन्हाला लैंग्वेज डिक्लेयर द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। 1956 में सिन्हाला लोग ने जो एक्ट लाया था, ठीक है, उस एक्ट में क्या बोला गया था, ठीक है, कि सिन्हाला को ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज किया गया, जिसपे से तमिल को इग्नोर कर दिया गया था। ठीक, नेक्स्ट प्रेफरेंस क्या है इन जॉब्स एंड एजुकेशंस। अगला जो है जॉब्स में क्या किया गया, तमिल लैंग्वेज एंड कल्चर्स वे आर नॉट गिवन इन इक्वल रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, तमिल लोगों को नहीं, जॉब्स में नहीं। एक पहला तो पॉइंट हमने पढ़ा है श्रीलंका सिन्हाला एक्ट 1956। इस एक्ट में क्या किया गया था कि सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया था। ठीक है, तमिल के लैंग्वेज को, कल्चर को छोड़ दिया गया था। सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज 1956 में एक्ट बना के डिक्लेयर कर दिया गया। दूसरा पॉइंट क्या है, इग्नोरिंग तमिल लैंग्वेज एंड कल्चर, तमिल के लैंग्वेज एंड कल्चर को छोड़ दिया गया था। थर्ड पॉइंट, प्रेफरेंस इन जॉब एंड एजुकेशन। जॉब में भी क्या है, सिन्हाला पीपल लोग को प्रेफरेंस दिया गया था गवर्नमेंट जॉब में और यूनिवर्सिटीज में। ठीक है, और उसके बाद प्रमोशन की, देखो सिन्हाला जो थे ना वो बुद्धिस्ट थे, तो बुद्धिज्म रिलीजन को के लिए स्पेशल प्रोटेक्शन और इम्पोर्टेंस दिया गया था इसमें। सिंपल सा क्या है कि जो मेजोरिटी में रहेगा, अगर वो पावर में रूल करता है तो वो जो चाहेगा वो करेगा। सिंपल सा है, आप इस तरीके से समझ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं, वी आर टेकिंग एग्जाम्पल फ्रॉम आवर क्लासरूम्स। ओके, इन आवर क्लासरूम्स इफ वी फॉर्म टू ग्रुप्स and each group they have their own what desire, then if we say na in classroom ki we have to do something, and who is eager to do it, raise your hand. Then if the majority of hand will raised, we do it. Okay, same situation happened here. Here in Sri Lanka, Sinhala people, Sinhala speaking people, population of the people is in majority. That's why they dominate in politics in Sri Lanka. And when they dominate, what they do first, they suppress the other religion, other other people of other party, as we say, other language speaking people. For example, in Sri Lanka, if Sinhala people dominate, they suppressed Tamils. That's why first step taken by Sinhala people to pass the act on 1956, and they make Sinhala only official language in Sri Lanka. They ignore Tamil language and culture. They give preference to Sinhala people. Why they give preference to Sinhala people in job and education? If they preference them, then the participation of Sinhala people is become more participants. More people participates in jobs and education, and the number of Tamil people is decreases. Okay, and if they follow any religion, here in Sinhala they follow Buddhism, they promote Buddhism, because they have to promote himself, but they have to suppress another. And what is the there's impact on Tamils? अब इसका impact तमिल पे क्या पड़ेगा? तमिल पे भी तो impact पड़ेगा। तो तमिल पे impact पड़ना शुरू हो गया है। पहले तो इनका जितना पॉलिटिकल राइट था उसको खत्म कर दिया जाएगा कि नहीं, आपके पास कोई पावर आपको नहीं मिलेगा, आप जहाँ पे हो जैसे हो अपना करो, हम लोग को कोई मतलब नहीं है। पर कंट्री में रहना है तो हमारे रूल रेगुलेशन से चलना पड़ेगा। ये तो सही नहीं है। सही तो सही, गवर्नमेंट का फॉर्म तो सही नहीं है ना। ठीक है, फिर डिस्क्रिमिनेशन हुआ जॉब और एजुकेशन में। जॉब और एजुकेशन में भी डिस्क्रिमिनेशन हुआ, उनको रिजर्व नहीं किया, उनको नहीं दिया गया था। तो सिंपल सा है,
दूसरा की प्रॉब्लम होना ही होना है। अगर मेजोरिटेरियन का सरकार है तो अपने हिसाब से काम करेगा, तो वही तो प्रॉब्लम ये हुआ इनको। तीसरा क्या हुआ है, डिमांड फॉर तलीम इल्म, तलीम इल्म का ये लोग डिमांड किए थे, ठीक है। ये प्रोटेस्ट किया गया था, डिमांड किया गया था कि इंडिपेंडेंट किया जाए, लेकिन नहीं, वैसा नहीं मिला उनको। इंक्रीज इन एथनिक कॉन्फ्लिक्ट, इनका जो था कॉन्फ्लिक्ट, तो वो तो बढ़ना ही है। कि आप एक बात बताओ, आप किसी जगह पे रहोगे, ठीक है, एक साथ नहीं रहोगे, एक साथ रह रहे हो एक प्लेस पे, मान लो फॉर एग्जांपल रह रहे हो, तो अगर आप हर कुछ जो कॉमन टॉपिक है अगर उस पे एक डिसीजन नहीं होगा तो प्रॉब्लम तो होगा ही, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम से स्टार्ट हो रहा है। अब क्या है कि इसका रिजल्ट क्या पड़ेगा, रिजल्ट ऐसा हुआ कि कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सिन्हाला तमिल कम्युनिटी में कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हुआ, सिविल वॉर शुरू होगा। क्योंकि देखो जो मेजोरिटी है वो रूल करेगा, तो जो भी रूल करेगा तो वो तो खुद के हिसाब से रूल बनाएगा, तो ऐसा रूल बनाएगा कि जो माइनर है उनको उससे ज्यादा टैक्स लें, उनको परेशान करे, वैसा ही ना वो बनाएगा कि उनको कंट्री छोड़ के चले जाएं। तो ये लोग अब डिवीजन होगा, वहां पे सिविल वार और झगड़ा होगा, एरिया बांटा जाएगा, यही होगा। तो ये रिजल्ट है, इस सब का रिजल्ट क्या निकला, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सिन्हाला एंड तमिल कम्युनिटीज एक्सक्लेटेड एंड लेड टू अ सिविल वॉर में चला गया, थाउजेंड ऑफ किल्ड, बोथ कम्युनिटीज सफर्ड, बहुत सारे लोग मरे, बहुत कम्युनिटी सफर हुए। नेक्स्ट जो टॉपिक है, एकोमोडेशन इन बेल्जियम, अनलाइक श्रीलंका बेल्जियम अडॉप्ट अ पॉलिसी ऑफ पावर शेयरिंग टू एकोमोडेट डाइवर्सिटी। अब क्या हुआ कि बेल्जियम में भी जो है पावर शेयरिंग होता है। तो बेल्जियम का जो पावर शेयरिंग क्या है कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन सेंट्रल गवर्नमेंट में, इक्वल रिप्रेजेंटेशन है, स्टेट गवर्नमेंट को भी कुछ पावर दिया गया है, स्पेशल गवर्नमेंट फॉर ब्रसल्स के लिए स्पेशल गवर्नमेंट बनाया गया है, कम्युनिटी गवर्नमेंट फॉर कल्चर एजुकेशन एंड लैंग्वेज। क्या हुआ, तो इसमें अमेंड हुआ कॉन्स्टिट्यूशन का। सबसे सब स्टार्ट से पढ़ते हैं। पहला क्या किया गया बेल्जियम में, ठीक है, वहां पे जो है अमेंड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार, 1970 से 1993 तक 4 बार उसको अमेंड किया गया, ठीक है। उसमें क्या किया गया कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट में फ्रेंच स्पीकिंग पीपल को और डच स्पीकिंग पीपल को, क्या मिनिस्टर्स का नंबर जो है वो इक्वल होगा। दूसरा, नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक यूनिलेटरल डिसीजन, ये कोई एक सिंगल कम्युनिटी नहीं है जो कहेगा कि खुद ही डिसीजन लेगा, ऐसा कुछ नहीं। तीसरा पॉइंट क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट इम्पावर, सेंट्रल गवर्नमेंट इंजॉय सिग्निफिकेंट पावर एंड आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल पावर। क्या होता है कि स्टेट गवर्नमेंट भी बनाया था ये, ठीक है, सेंट्रल में भी था, और वहां से वो कंट्रोल करते थे। स्पेशल गवर्नमेंट ब्रुसेल्स के लिए बनाया गया था जहां पे इक्वल रिप्रेजेंटेशन, याद देखिएगा श्रीलंका में क्या है कि नहीं है इक्वल रिप्रेजेंटेशन, वह मेजोरिटिज्म को सरकार में है, माइनॉरिटी को दबाया गया है। पर सेम केस बेल्जियम में ब्रुसेल्स में क्या है कि वहां पे आप माइनर या मेजर हैं, पर दोनों को जो है वो इक्वल दिया गया है पावर हर जगह, ठीक है। उससे क्या होगा कि दोनों में जो है वो पीस रहेगा वहां पे, ठीक है, पीस रहेगा ना कंट्री में, इक्वल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक। तो अभी तक हम लोग जो पढ़े हैं उसमें बस अभी एक बेल्जियम और श्रीलंका और दोनों के कंपोजिशन के बारे में पढ़े हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो है, व्हाई पावर शेयरिंग डिजायरेबल, ठीक है, पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है, ठीक है। फर्स्ट, प्रूडेंशियल रीजन के कारण, रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट एंड मेंटेन स्टेबिलिटी, इससे क्या होता है कि आपसी जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो कम होता है और स्टेबिलिटी मेंटेन होता है। रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट एमंग सोशल ग्रुप्स के बीच में कोई झगड़ा नहीं होगा, प्रिवेंट वायलेंस एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होता है। दूसरा, प्रमोट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड नेचुरल यूनिटी, पॉलिटिक्स में भी स्टेबिलिटी होता है इसमें। लीड्स टू बेटर आउटकम्स फॉर ऑल कम्युनिटी, इससे आउटकम भी बहुत बेटर होता है। कैसा है कि इसमें अगर मिल के अगर काम करते हैं हम लोग इसमें पावर शेयरिंग में, तो मिल के काम करने से क्या होता है कि डेवलपमेंट उस एरिया का ज्यादा होता है, ठीक है। फिर मोरल रीजंस क्या होगा, रिस्पेक्ट डाइवर्सिटी और डेमोक्रेटिक वैल्यूज बढ़ जाएगा, ठीक है। फिर इसमें क्या होगा कि स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी आएगा, ठीक है, स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, पावर शेयरिंग अपहोल्ड्स डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स, पावर शेयरिंग हो तो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स तो लेगा ही। पीपल्स हैव द राइट्स टू बी कंसल्ट ऑन हाउ दे आर गवर्न, पीपल के पास भी राइट होगा कि कैसे गवर्नमेंट रन करेगा।
नेक्स्ट पॉइंट क्या पर इसमें होगा, रिस्पेक्ट डाइवर्सिटी एंड इक्वल पार्टिसिपेशन। डाइवर्सिटी और इक्वल पार्टिसिपेशन का भी रिस्पेक्ट किया जाएगा। प्रमोट द आइडिया दैट पावर बिलोंग्स टू द पीपल। ठीक है, इसमें एक आइडिया का प्रमोशन होगा ना कि पावर किसके अंदर है, वो पीपल के अंदर है। पर श्रीलंका में ऐसा नहीं था। श्रीलंका में जो मेजोरिटी थे पॉपुलेशन में, वो रूल करते थे उतने हिसाब से करते। देखो दो कंट्री है, दो तरीके का सोच है, दोनों से गवर्नमेंट को रन कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग भी जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो दोनों टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो रिलेट करके पढ़ेंगे। हमेशा आप जब भी हिस्ट्री को पढ़ोगे तो उसको प्रेजेंट पास्ट से एकदम रिलेट करके पढ़ो, बार बार उसको पढ़ो के समझना जरूरी है, क्योंकि नहीं पढ़िएगा तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद जो है, यहाँ तक तो हम लोगों ने पढ़ लिया है। पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है पढ़ लिए। अब पढ़ना है क्या, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग का फॉर्म कैसे हो, क्या होता है। तो पावर शेयरिंग का जो है फॉर्म चार तरीके का होता है। हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, वर्टिकल पावर शेयरिंग, वर्टिकल पावर शेयरिंग को फेडरलिज्म भी कहते हैं। फिर पावर शेयरिंग अमंग सोशल ग्रुप्स और पावर शेयरिंग अमंग पॉलिटिकल पार्टीज। सबसे पहले फर्स्ट को देखते हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन पावर शेयरिंग। ये क्या होता है, तो पावर शेयर जो होता है वो गवर्नमेंट के ऑर्गन में होता है, तो उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। पावर जो है जब भी डिफरेंट गवर्नमेंट के ऑर्गन में डिवाइड होगा तो उसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। जिसमें जो पावर शेयरिंग होता है उसमें क्या ना आता है, गवर्नमेंट का ऑर्गन, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। ठीक है, दिस सिस्टम क्रिएट्स चेक एंड बैलेंसेस सो दैट नो ऑर्गन बिकम टू पावरफुल। ये जो है तीनों एक दूसरे को चेक करते रहता है, तो कोई ऑर्गन पावरफुल नहीं होगा। ठीक, दूसरा पॉइंट जो है आपका वर्टिकल पावर शेयरिंग जो है। वर्टिकल पावर शेयरिंग में क्या होता है, जैसे हमारे पास जो गवर्नमेंट का डिवीजन फेडरलिज्म में होता है ना, फेडरलिज्म पढ़ेंगे आपको अगले चैप्टर जो ग्रेड 10 का चैप्टर 2 है फेडरलिज्म, उसको भी डिस्कस किया जाएगा। उसमें भी जो पावर है वो तीन स्टेप में, तीन पार्ट में बटा हुआ है, सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल। उसको बोलते हैं वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। उसके बाद पावर शेयरिंग एमंग सोशल ग्रुप्स में पढ़ेंगे तो इंश्योर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज। पावर शेयरिंग इन सोशल ग्रुप का मतलब होता है कि हर सोशल ग्रुप से कुछ लोगों को ऊपर लाया जाए। इसी से जैसे कुछ कुछ जो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी है एस सी एस टी के लिए, एग्जाम्पल जो हमारे पास है कम्युनिटी गवर्नमेंट जो बेल्जियम में था। उसके बाद पावर शेयरिंग अमॉन्ग पॉलिटिकल पार्टीज एंड ग्रुप। पॉलिटिकल पार्टी ग्रुप जो है पावर शेयरिंग करते हैं। ठीक है, जैसे कि कोalition गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होता है ना, जब मेजोरिटी में कोई पॉलिटिकल पार्टी होती है, सीट फुलफिल नहीं कर पाती है, तो वो क्या कहते हैं, तो चल मिल के गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करते हैं, उसको कोalition गवर्नमेंट बोलते हैं। ओके, कुछ की टर्म्स को हम लोगों को इसमें पढ़ना है था। इसमें एक वर्ड था मेजोरिटेरियनिज्म। इसका मतलब क्या होता है, a political system where the majority community dominates and ignores minority। एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम जहां पे जो मेजोरिटी गवर्नमेंट कम्युनिटी है वही काम करेगा और माइनॉरिटी को इग्नोर कर दिया जाएगा। आप इसको नोट कर लो कॉपी में, जिसका डिफिनीशन मेजोरिटेरियनिज्म का, political system where the majority community dominates and ignores minorities। एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम जिसमें जो मेजोरिटी में रहेंगे पॉपुलेशन में वो रूल करेंगे और माइनॉरिटीज को हटा दिया जाएगा, उनको इग्नोर कर दिया जाएगा। दूसरा, कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या होता है, तो स्पेशल लिखिए, स्पेशल गवर्नमेंट दैट मैनेज कल्चर, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज मैटर्स ऑफ कम्युनिटी। कम्युनिटीज गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है कि स्पेशल गवर्नमेंट जो कि मैनेज करता है कल्चर को, एजुकेशन को और लैंग्वेज को वहाँ का। उसके बाद पढ़ना है था एक वर्ड, फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का मतलब होता है डिवीजन ऑफ पावर, पावर का डिवीजन। आपके नेक्स्ट चैप्टर में फेडरलिज्म आपको पढ़ाया जाएगा, जिसमें पावर जो है सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट में डिवाइड होगा। उसको बहुत बढ़िया तरीके से हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है,
इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा कि हाउ बेल्जियम का जो पावर शेयरिंग है सक्सेस्ड है, पर श्रीलंका कॉन्फ्लिक्ट फेस कर रहा है, पावर शेयरिंग स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी। सिंपल सा है। इस चैप्टर को लास्ट में एक समरी में चैप्टर को हम लोग को समझ लेना है। चैप्टर में हमने क्या पढ़ा है, बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में। बेल्जियम जो है वो मेजोरिटी गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हो रहा है, वहाँ पे जो है सेसोसी, ये श्रीलंका में मेजोरिटी गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हो रहा है, जो सिन्हाला स्पीकिंग पीपल हैं वो रूल कर रहे हैं तमिल्स पे। लेकिन बेल्जियम ब्रुसेल्स में ऐसा नहीं है, वहाँ पे हर चीज़ इक्वल डिवीजन है। तो वहाँ पे गवर्नमेंट बढ़िया से रन करेगा और सक्सेस करेगा, पर यहाँ पे ऐसा नहीं हो पाएगा श्रीलंका में। यही मतलब पॉइंट यहाँ से समझना है। उसके बाद यहाँ से पावर शेयरिंग का फॉर्म भी हम लोगों ने समझ लिया है अच्छे तरीके से। इसके बाद भी अगर कुछ समझने में प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट सेक्शन में आके हमें कमेंट कीजिए, उसको फिर से आपको समझाया जाएगा, आपको स्टडी नोट्स भी दिए जाएंगे। थैंक यू। मिलते हैं आपके अगले चैप्टर में, फेडरलिज्म के चैप्टर में। ओके, थैंक यू एवरीवन।